हमारी गुफ्तगू इस वक्त एक बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब हम इस किताब के आखिरी जो मंदरजात हैं उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं और 5वां चैप्टर वेवल एंड हिज मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट, इस पर गुफ्तगू हो रही हैं। और डॉक्टर साहब अभी ज़िक्र कर रहे थे कि बरतानवी जो पॉलिटिकल सेटअप था उसमें तारीख़ी तौर पर बर्री अफवाज को वो अहमियत नहीं दी जाती थी जो कि नेवी को दी जाती थी। तो इस तनाजुर में लॉर्ड वेवल का जो उनकी जो पोजीशनिंग थी हिज मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट में विज़ा विज़ इस कॉन्टेक्स्ट में कि लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आ चुकी थी, तो वेवल को एक तरह से सर ऐसा महसूस होता है इस किताब को पढ़ के भी कि एक मल्टीपल प्रेशर्स का सामना था। तो इस पर अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाई। मैं जैसे पहले अर्ज़ किया कि लॉर्ड वेवल जो था वो एक इंतहाई ईमानदार मेहनती शख्स था और उसके पास स्वाय मेहनत करने के हिंदुस्तान के हालात और वाक़यात पर नज़र रखने के और इनके मसाइल हल करने के अलावा और कोई सोच नहीं थी। वरना इससे पहले और बाद अज़ा जो लोग आए उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत ज़खायर को लूटा, इसने दिया। ठीक है। अच्छा, उस देने के प्रोसेस से जब आप गुज़रते हैं ईमानदारी से, जो आपकी असेसमेंट होती है, तो वो जो असेसमेंट कर रहा था, जो देख रहा था कांग्रेस के रवैयों को, मुस्लिम लीग के जो पॉलिसी थी उसको, फिर मुतालबे पाकिस्तान को, तो ऐसे में कायल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट को जी वो उनको नफ़रत थी इस लफ्ज़ से कि जी ये आखिरी दिनों में ब्रेक डाउन प्लान की तरफ चला गया। उन्होंने कहा यार हमें हिंदुस्तान को आज़ादी दिलानी है, देनी है, तो हमें, अगर मुस्लिम लीग नहीं मानती मुत्तहिदा हिंदुस्तान को, तो हमें मुस्लिम लीग को, कायद आज़म को प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। ठीक है। प्रेशर ये बिल्ड करना चाहिए कि अगर आपने पाकिस्तान लेना है तो पंजाब और बंगाल के टुकड़े करेंगे। ठीक है। जिन्हें इसी अंदेशे के तहत उन्होंने काबीना मिशन प्लान को कबूल किया था। ठीक है। उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि अगर आप 10 साल ये तजर्बा कर लें तो अगर नहीं मानेंगे तो पंजाब और बंगाल गैर मुनसिब शुदा वो आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये और एक तरफ तो ये कह रहे थे जिना पर ये दबाव आप डालें, तो दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि कांग्रेस पे आप दबाव डालें कि अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट पर अमल नहीं करते, काबीना मिशन प्लान को नहीं मानते, जो कि आप कह रहे नहीं मानते, तो फिर हमें हिंदुस्तान को तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है। और जब हम तकसीम करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान बनेगा, तो आप इसको फिर नहीं रोक सकते हैं। तो लिहाजा वो जो लेबर पार्टी थी, लॉर्ड एटले, जो क्रिप्स वगैरह, वो ये बात तो मानते थे कि जी दबाव जिना पे डालें, सही, कांग्रेस पे नहीं डालना है। इंटरिम गवर्नमेंट पे भी पूरा जो जोर था वो इसी बात पे था कि कांग्रेस को नाराज नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट, और वो उन्होंने किया। लेकिन लॉर्ड वेवल दबाव डालते रहे क्योंकि ऑनेस्ट ब्रोकर था। इसलिए जो गांधी जी का जो लेटर है, फिर इन्होंने अपने एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स को भेजा, लॉर्ड एटले से मिला भी, उसने जाकर इंटरव्यू भी किया। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लॉर्ड वेवल को बहुत टफ टाइम मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक हो गया। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो पीरियड है 20 मार्च तक वाला, इवन दिसंबर में ये वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा यार ये बंदा ब्रेकडाउन प्लान की बात किए जा रहा है, ये तकसीम हिंदुस्तान की बात किया जा रहा है, हमें कह रहा है कि हिंदुस्तान के हालात ख़राब हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहा है, ये इसको हम फारग करते हैं। ये फारग हो गया, डिफीटिस्ट अप्रोच लेके चल रहा है। सही। अच्छा, डिफीटिस्ट अप्रोच ले गई, फिर लॉर्ड माउंटबेटन आया। जब उसने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान तो भाई हाथ से निकल चुका है, तो हमें तकसीम करना है या मुल्क छोड़ के भागना है, तो मुल्क छोड़कर भागा जो 48 से 47 में लेके आया, तो उसके पेश नज़र एक ही था कि यार अगर हम हिंदुस्तान को तकसीम नहीं करेंगे और हम कांग्रेस की हमायत नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ पर हिंदुस्तान से बाइज़्ज़त तरीके से जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो
स्टैनले वालपर्ट ने शेमफुल फ्लाइट का लफ्ज़ बोला। शेमफुल फ्लाइट पूरी किताब है उसमें। और यही वो बात जो लॉर्ड वेवल कहता रहा, वो उन्होंने नहीं मानी, डिफीटिस्ट अप्रोच कह दिया, और उसी पॉलिसी को बाद अज़ां उन्होंने अपना लिया। तो लॉर्ड वेवल को जो मैं समझता हूँ पहले हिस्टोरियोग्राफी में वो अटेंशन नहीं मिली थी। मुझे चूँकि मौका मिला, लकीली मैंने पाकिस्तान में भी जो अवेलेबल जो सोर्सेज थे जी। वो देखे थे, पंजाब आर्काइव्स, NDC आर्काइव्स, फिर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, फिर वहाँ जाकर फिर वहाँ पर फिर ये देखना, ये है मैंने जैसे शुरू में कहा हाई पॉलिटिक्स का टॉपिक है जी जिसमें डिबेट्स एनालिसिस है। अच्छा, एनालिसिस भी देना है आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी देने। हमारे यहाँ एनालिसिस वो नहीं होता कि जी कोई रेफरेंस ही नहीं हो, स्पेकुलेटिव बड़े मुश्किल एम्पिरिकल स्टडी करनी है, प्लस आपको एनालिटिकल स्टडी करनी है, एंगेज करना है हिस्टोरियोग्राफी के लोगों को, उनका क्या नुक्ता निगाह है, और फिर बीच में से आपने नुक्ता बयान करना है। कोशिश की है सबके नुक्ता निगाह को बयान किया जाए और फिर अपना भी नुक्ता निगाह अदब के साथ पेश किया जाए। इख्तिलाफ भी किया है तो अदब के साथ किया है, अगर आयशा जलाल साहबा से भी किया तो अदब से किया है। लेकिन ज़ाहिर है एक मेरा अपना एक नैरेटिव है जो कि हमारा वही स्कूल ऑफ थॉट है, डॉक्टर सिकंदर साहब वाला, डॉक्टर रियाज साहब वाला। हमारे जो साजा का इम्पेक्ट है वो हम पर मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है बीच में हर बंदा अपनी भी एक शक्ल निकालता है। वो ज़ाहिर है सिकंदर साहब के सामने और सिर्फ कायद आज़म थे तो वो उनका अपना था, मेरे सामने लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेवल सामने आ गया, तो मुझे उनको देखकर स्टोरी उनके इर्द गिर्द जो है ना वो दोहराना थी। तो आई डोंट नो मैं कितना कामयाब हुआ ये नहीं, एक कोशिश थी और मेरा ख्याल अभी बहुत गुंजाइश है। मेरा ख्याल है कि एक हकीकी मुहक्किक और तारीख़ दान का ऐसे ही रवैया होना चाहिए, और अगरचे ये बड़ा मुश्किल काम है, ये ऐसे है जैसे पुल सरात पे सफ़र करना है, चूँकि थोड़ी सी लफ्ज़िश से आप दाएं बाएं गिर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरी ज़ाती इस किताब के बारे में जो मैंने पढ़ी है, और बल्कि इस किताब जो मुसवदा मेरे हाथ में है, ये इस पर डॉक्टर साहब की डेडिकेशन भी है जो कि 24 अप्रैल 2012 की है, तो ये भी मेरे लिए बड़ा एहसास है। लेकिन सच्ची बात है इस किताब को पढ़ने के बाद आप वाकई महसूस भी होते हैं। मैं एक और एंगल से भी इस किताब को देखता हूँ कि हिस्टोरियन का काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो वाक़यात को इकट्ठा करके फिर रेफरेंसेस दे के फिर उसमें ऑथेंटिसिटी को मद्देनज़र रख, वो अपनी जगह टेक्निक, लेकिन इसको बैक वक्त एकेडेमिया, स्कॉलर्स और आवाम के लिए इसको काबिल कबूल बनाने की जो कोशिश होती है, वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। तो इस किताब में एक और पहलू भी मुझे जो अच्छा लगता है कि इसकी जो इबारत है, इसका जो मतन है, इसकी जो स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज इस किताब में आपको बहुत मुकफ़ा मुसज्जा किस्म की नहीं मिलेगी, एक सीधी सादी, चूँकि हमने सर सैयद को भी पढ़ा है, तो अच्छी जो बयान जो किया जाता है तारीख़ को, उसकी खूबी ये भी होती है कि वो सलीस ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में किताब की ज़ुबान ज़ाहिर है तो अंग्रेज़ी में, लेकिन एक ऐसी अंग्रेज़ी है जो कि एक पाकिस्तानी मुस्तनद हिस्टोरियन की है और सलीस है, वो आपको गुंझलक नहीं लगेगी, आपको ये किताब पढ़ते हुए मेरा नहीं ख्याल कि बोरियत महसूस होगी। तो ये दोनों तरह के काम इस किताब में काफ़ी हद तक नज़र आते हैं, और सर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बड़े इसमें कामयाब भी हुए हैं। हवाला जात, मुस्तनद हवाला जात से भरपूर किताब है, और जैसा अभी गुफ्तगू में भी ज़िक्र हुआ, तो कंक्लूजन के बाद ख़ास तौर पे आजकल अगर देखा जाए तो जो बिब्लियोग्राफी होती है ये अपने तरफ से एक बहुत अहम एक इंदिया होता है कि मुसन्निफ़ ने किस कदर मेहनत से काम किया है। तो इस किताब की जो सेलेक्टेड बिब्लियोग्राफी हैं उसमें प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स और जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स जो अनपब्लिश्ड हैं, जो पब्लिश्ड हैं, जो मुल्क में हैं, जो बैरून ममालिक में ख़ास तौर पे इंग्लैंड में हैं, जैसे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी और रिकॉर्ड्स जो हैं लंदन में, ऑफिशियल फ़ाइल्स, प्राइवेट पेपर्स में अगर मैं चंद एक के नाम लूँ, एक लंबी फहरिस्त है, जैसे लॉर्ड एटले की है प्राइवेट पेपर्स हैं,
ये कंसल्ट किए गए हैं। सीसी कलेक्शन है, ये बहुत अहम है, बंगाल के हवाले से भी मैं थोड़ा सा मेरी इंटरेस्ट है सर की। तो फजल हुसैन कलेक्शन है और एक लंबी फहरिस्त है, लॉर्ड इरविन की है, लिनलिथगो की कलेक्शन है, माउंटबेटन कलेक्शन ऑफ कोर्स, और जिना पेपर्स हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चर्चिल सेंटर पे में डॉक्टर साहब ने जिसका तस्करा किया, चर्चिल पेपर्स जो हैं वो कंसल्ट किए गए। और मैं एक और चीज़ भी बताऊं नाज़रीन कि ये चीज़ें ज़रा शायद असाज़ा से ही हमने सीखी कि एक होता है कि जस्ट आप किताब बराए किताब बिब्लियोग्राफी बना के पेश कर देते हैं, वो समझ आ जाती हैं। एक होता है कि जो मुसन्निफ़ ने एक अपनी अर्करेज़ी से उन हवालों को न सिर्फ इस्तेमाल किया होता है बल्कि किताब के अंदर भी उजा बजा उसके हवाला जात होते हैं। तो ये बिब्लियोग्राफी जो ऐसी है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको हवाले भी नज़र आते हैं इस किताब के अंदर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अटले पेपर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये तो एक लंबी, फिर न्यूज़पेपर्स आर्काइव्स जिसमें पाकिस्तान और के ज़्यादातर और इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के बड़े मुतबर अखबारात उनके हैं, फिर पब्लिश वर्क्स हैं जो कि एज ए प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें मेमोइर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। सेकेंडरी सोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तो इसमें बुक्स की एक लंबी फहरिस्त है। तो जो लोग इस फील्ड में मज़ीद आगे काम करना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है उस एतबार से भी ये किताब एक बड़ा अहम एक रेफरेंस है। उन लोगों की भी बहुत मदद हो सकती है कि आइंदा किस नहज पे किन रास्तों से होकर गुज़रना है। तो जर्नल्स के आर्टिकल्स जो हैं जो सिलेक्टेड जो वाकई इस्तेमाल हुए हैं, फिर कुछ किताबों के चैप्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है नाज़रीन ये एक बड़ा एक कंप्लीट पैकेज ऑफ रिसर्च है जो कि डॉक्टर साहब की साल की मेहनत का नतीजा है। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस किताब के बारे में आपका मजमूई तासुर क्या है, क्या आपकी जो कहते हैं ना कि इनर फीलिंग्स क्या हैं? मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप आर्टिकल लिखते हैं, चाहे अखबारात के लिए लिखते हैं, चाहे इंटरव्यूज़ देते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर जो बात कर रहा हूँ वो तहकीक शुदा हो और मैं जो बात करूँ पूरे एतमाद से करूँ और सादा अल्फाज में करूँ ताकि लोगों के दिल में उतर जाए बात। लेकिन दर हकीकत पीएचडी का जो एक प्रोसेस है जिससे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैं गुज़रा, क्योंकि मैंने एमफिल भी वहीं किया, एमए भी वहीं किया, फिर 89 से पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तहकीक की जारी रखी, थीसिस करवाए। तो जब मैं इस स्टेज पर आया इतने पढ़ने के बावजूद लिखने बैठा तो मुझे 2 साल लगे। एक ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, इवन इंग्लैंड जाने से पहले मैं पहला ड्राफ्ट सिकंदर साहब को जमा करवाया था। वहाँ से वापसी पे आके मैंने ड्रेस्टिक चेंजेस की हैं। तो यूँ कह लीजिए ये पीएचडी अगर आप मेहनत से करें और आप, मुझे वो बड़े कम्प्लीमेंट याद है सिकंदर साहब के, यार दैट इज़ वाई आई बिलीव कि एक शख्स जब पीएचडी करे, एक मिडिल एज में जाकर करे, 40s या लेट 30s में करे, तो इसका इल्म ज़्यादा मुस्तहकम हो चुका होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे, आई बिलीव कि ये आपका काम बहुत, उसका दल मुझे पता नहीं था, मैं आई डिडंट नो इट कि ये वाकई जो कह रहे हैं या वो दुआ उन्होंने दी। तो मैं समझता हूँ गाज़ी साहब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा साबित हुआ। असासा इसलिए भी साबित हुआ कि इसके ज़रिए मुझे अल्लाह तादाद सफ़ों से, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स से, किताबों से पढ़ना पड़ा, सरसरी पढ़ा, गहराई में पढ़ा, अपने नुक्ता निगाह को उससे समझने की कोशिश की, इम्पार्शल रहने की कोशिश की, पेशेंस आए।
फिर ये कि जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मैं बहुत अजीब देखता था, जब पढ़ा तो मेरी मुख्तलिफ फीलिंग हुई, गांधी के बारे में मुख्तलिफ हुई, नेहरू के बारे में हुई, उनको समझने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ, देखें ये किताब जो कि पीएचडी का बुनियादी थीसिस था बाद अज़ाबी, मेरे एक इल्मी सफ़र में और मेरी सोच में इसने बहुत डिफाइनिंग मोमेंट कह लीजिए, ठीक, जिससे मैं समझता हूँ उसके बाद मुझे डिग्री तो मिली इसके किताब के छपने के बाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपने के बाद जो मुझे इज़्ज़त और पिज़ाराई मिली, ख़ासकर जो रिव्यू दुनिया भर में इसके हुए, जैसे आपने ज़िक्र भी किया, पाकिस्तान में मेरे ख्याल 8-10 यूनिवर्सिटियों में मेरा ये बुक लॉन्च हुई। बिल्कुल, मैं उनका बड़ा ममनून हूँ। फिर HEC ने मुझे पैसे भी दिए थे डाटा कलेक्शन के लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिए थे, वो मैं जब गया 2004-05 में, तो मैं ये समझता हूँ फिर HEC ने बेस्ट बुक अवार्ड दिया, तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो मुझे ज़ाती फ़ायदा भी हुआ, मेरे मैटर क्या कहते हैं कि मादरी इल्मी कायद आज़म यूनिवर्सिटी को फ़ायदा हुआ, मेरे अपने डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे कोलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, उनको यकीनन कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। जो मेथडोलॉजी मैंने अपनाई बाद अज़ां, वही मेथडोलॉजी मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान ने उसको सामने रख के किया। लिटरेचर व्यू कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, यूँ ज़ाहिर है हमने सिकंदर साहब जो कि बादशाह हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के, उस सब हम लेकर, मैं तो ये समझता हूँ ये किताब जो है हमारी ओवरऑल पाकिस्तान के जो क़याम के बारे में लोगों को सवालात उठाए जा रहे थे जी, कि जी बरतानिया ने बनाया, अंग्रेज़ों ने बनाया, here is a response, एंड दैट इज़ वाई कि इस रिस्पॉन्स को सामने रखते हुए ऑस्ट्रेलिया में भी अगर व्यू होता है, इंडिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में बेशुमार हिस्टोरियन रिव्यू करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिवली, और अक्सर ने वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। यकीनन बीच में उन्होंने बताया भी पाकिस्तान में बहुत हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसलिए एजाज़ की बात है कि मेरे इल्मी सफ़र में ये संगे मील है। ये अगर ना होता गाज़ी साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं यकीनन एज ए टीचर, तो आप मेरे बच्चे सारे बहुत सारे मुझे अच्छा समझते होंगे, पढ़ाया भी है, बड़े लगन से, पैशन से पढ़ाया, लिखा भी था, उससे पहले भी लिख रहा था। मैंने इस किताब से पहले 20 आर्टिकल लिख चुका था, चूँकि मैंने एमफिल किया हुआ था। उस वक्त जब 10-12-15 लोग होंगे एमफिल पूरे पाकिस्तान में हिस्ट्री में, तो आर्टिकल्स तो मैं लिख रहा था। लेकिन इसके बाद जो पुख्तगी आई है, जो साइंटिफिकली मैं हिपोथेसिस डेवलप करके लेक्चर में बात कर रहा हूँ, या इंटरव्यू में बात करता हूँ, या मैं किताब में किताबी शक्ल में लाता हूँ। ये जो मेरा पोस्ट डॉक लॉर्ड माउंटबेटन में बढ़ा जी, तो वेवल ना पढ़ता तो लॉर्ड माउंटबेटन भी ना पढ़ता। तो मैं ये समझता हूँ, जो मुझे ये खुशी है कि मैंने कम अज़ कम अपने ज़मीर के मुताबिक अपने मुल्क का मुकदमा लड़ा, कायद आज़म का मुकदमा लड़ा, दो कौमी नज़रिए का मुकदमा लड़ा, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हिस्ट्री को एज ए डिसिप्लिन, मैंने हिस्टोरियोग्राफी को उसके जो मेरिट हैं उसके मुताबिक लिखने की कोशिश की। कतई नज़र के मुझे कोई ये पे बैक करना था, मुझे नहीं पता था। जब मैं लिख रहा था मुझे नहीं पता था। जब मैं कर चुका, जब इतनी पजीराई मिली, या आज आप तशरीफ़ लाएँ, तो ये मैं बहुत ऑनर फील कर के मिली। और मुझे आप 7 से लेकर अब 22 हैं, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए। 15 साल बाद किसी का वाइवा लिया जाए तो हमारे तो वाइवा तो हफ्ते बाद लोगों का ले तो उनकी जान निकली हुई होती है। तो आपकी मेहरबानी, मुझे बातें याद दिलाना पड़ी, मुझे समझ नहीं आई कि मैं ठीक जवाब दे पाया। इस नोट पे तो सर हकीकत ये है कि मुझे पता है कि अभी हम इससे ज़्यादा वक्त, अभी मज़ीद हम इस पे बात कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आप कभी भी इस पे कहते हैं ना, उकताहट का मुजाहरा नहीं करेंगे, ये हमें मालूम। नाज़रीन, ये किताब बहुत सारे हवालों से आखिर ये किन लोगों को पढ़नी चाहिए? अगर मेरी राय पूछें
तो मेरी नज़र में वो लोग जो क़याम पाकिस्तान के बारे में एक हकीकी तो मौरख़ाना और मुहक्किकाना अंदाज से चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो बरतानवी हिंद के इस इंतहाई अहम तारीख़ी मोड़ पर अहम तरीन वाक़यात जिनके असरात बर-ए-अज़ीम पाक व हिंद की तारीख़ पर आइंदा पड़े, उनमें एक मरकज़ी किरदार लॉर्ड वेवल को देखना चाहते हैं। उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से उनके किरदार को देखना चाहते हैं। कांग्रेस और उसकी जो क़यादत है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिसमें गांधी हैं, नेहरू हैं ख़ास तौर पे, इनके साथ उनका जो रोल देखना चाहते हैं। और सबसे अहम बात, ये उन लोगों के लिए किताब बहुत अहम हो सकती हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ जो कि बर-ए-अज़ीम पाक व हिंद के दोनों तरफ मौजूद है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद है। और ये मैं कोई किसी तासुब की बुनियाद पर नहीं बात कर रहा, ये एक इल्मी गुफ्तगू है, डिबेट है। तो उस डिबेट के तनाजुर में जो लोग वो पाकिस्तान के बयानिए, उसके तारीख़ी बयानियों को जेन्युइनली समझने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है इट्स अ मस्ट रीड किताब बुक। ये किताब उन लोगों को लाजमी देखनी चाहिए जो लोग एक वली ख़ान की फ़ैक्ट्स और फैक्ट्स को तो देखते हैं, लेकिन इकराम अली मलिक की ट्रुथ इज़ ट्रुथ नहीं देखते, या और बहुत सारी किताबें हैं। तो वो एक वन साइडेड जो ओपिनियन है उसको तो पढ़ते हैं और उसकी बुनियाद पे फिर अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। मेरा ख़्याल है उनके लिए दावत फ़िक्र है इस किताब के ज़रिए से। और मुझे पूरा यकीन है कि इस किताब को पढ़ने के बाद पाकिस्तान के क़याम, कायद-ए-आज़म के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में हमारे जो शुक व शुबहात होते हैं, वो नई नस्ल में ख़ास तौर पे वो बहुत सारे दूर। इकराम अली मलिक साहब बहुत ही अजीम इंसान, मेरे बहुत ही मोहसन मेरे कुलीग, जी जी, जिनसे मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली। जो मुझे पीएचडी में लाने में जो पहले शख्स थे वो थे इकराम अली मलिक साहब। और उनका बड़ा एक जो किताब तारीख़ पंजाब पर काम है, वो बड़ा अथेंटिक किताब, असल काम है। जब ये किताब वली ख़ान साहब की मरहूम की आई फैक्ट्स और फैक्ट्स, तो फिर इकराम अली मलिक साहब चूँकि डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का उनको बड़ा शौक़ था, वो इंग्लैंड में भी रहे, वहाँ से वो करके आए थे, पढ़ कर आए थे वो। मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने सिर्फ लाहौर रेजोल्यूशन तक दोनों ने बात की। ये बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर आप एक वाक़े को लेकर पूरी हिस्ट्री समझना चाहते हैं तो बड़े मासूम। अगर मैंने जैसे आज भी बात की 1930 में, अगर हम ख़त्म कर दें लाहौर का जो मीटिंग है कांग्रेस की, तो वो तो हिंदुस्तान तो 1930 में आज़ाद हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन आपको 47 तक पढ़ना पड़ेगा। लाहौर रेजोल्यूशन की अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान को पढ़े बगैर आप लाहौर रेजोल्यूशन को दोबारा नहीं सही नहीं पढ़ सकते, एनालिसिस नहीं किया पस मंज़र और पेश मंज़र के बगैर। हम बाकी ये ठीक है, वो डॉक्यूमेंट है, उस पर मुख्तलिफ राय जैसे वली ख़ान ने दी है वो दे दे, ठीक है जी। जिन्ना तो हमेशा चाहते थे फेडरेशन हो, तो वली ख़ान साहब ने भी 1973 में फेडरेशन की हमायत की है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है और बिल्कुल इसमें बहुत वज़न है इस बात में। ये बात दुरुस्त है, हम किसी एक ख़ास तारीख़ी वाक़े की बुनियाद पर वाक़यात के पूरे एक मजमूए को उसका तज्ज़िया नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें झोल होगा। इससे मुझे एक मेरी ख्वाहिश और उभरी है सर कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में कोशिश होगी कि हम ख़ास लाहौर रेजोल्यूशन के मौजू पर जी आपके वो जो इल्मी और तहकीकी तजर्बे से कुछ फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो ताकि नाज़रीन की कुछ मदद हो सके। नाज़रीन, आज के लिए मेरा ख़्याल है अगरचे दिल तो नहीं चाह रहा है कि इसको इख्तिताम किया जाए, लेकिन यूँ समझ लें कि आज की इस नशिस्त को हम आइंदा नशिस्त के लिए मौकूफ़ करते हैं। आज यहीं पे इख्तिताम होगा। आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और कोई आपकी नज़र में कोई मज़ीद सजेशन हो, कोई मशवरा हो, तो हम हर वक्त आपके मुंतज़र हैं। हिस्टोरिया टीवी को देखते रहिए, और अगर आपको हमारे प्रोग्राम ये पसंद आए तो इसको आगे शेयर करने में कोई मज़ायका नहीं है, चूँकि इल्म तो एक ऐसी चीज़ है कि इल्म नाफ़े हो तो फिर उसको आगे बढ़ाना ये तो सदका जारिया भी होता है सारा।
तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हकीकी तारीख़ और तारीख़ का जो एक सही जो रवैया है वो उसको हमारे अंदर पैदा करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वेवल एंड द डाइंग डेज़ ऑफ द राज, ये हमारे आज के किताब राय सेगमेंट का पहला ये हिस्सा था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि हम इसी तरह के और किताबों पर और साहिब किताब को भी साथ बिठाकर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान।